नमस्कार, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हमारा जो पहले वाला पार्ट है जिसमें कि हमने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विषय यानी जिसमें कि हम स्तनों को कैसे बड़ा कर सकते हैं इसके बारे में बात की थी और इस समस्या से बहुत सारी जो महिलाएं गुजर रही हैं वो कैसे इस समस्या से निजात पा सकती हैं, इसकी बेसिक्स हमने आपको क्लियर की थी और बताया था कि ये समस्या कैसे दूर की जा सकती है और इसके भोपाल जैसे शहर में कितने लेटेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। तो ये जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की जो पद्धति है वो कैसे काम करती है, किस तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे इस सर्जरी के लिए पेशेंट्स का चयन किया जाता है, पोस्ट सर्जरी किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और सर्जरी के बाद कितने दिनों बाद जो आपने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो ये सब जानने के लिए आज हम मौजूद हुए हैं डॉक्टर अपूर्व लोहिया जी के पास और अपूर्व जी से आज हम जानेंगे इसके आगे की प्रक्रिया यानी सर्जिकल इंटरवेंशन किस तरह का होता है और इसके आगे हम और भी उनसे प्रश्न करेंगे ताकि आपके दिमाग में इस सर्जरी को लेकर के जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके दिमाग में प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको मिल सकें। तो सर आपका एक बार पुनः स्वागत है और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि ये जो प्रोसीजर है ये इस प्रोसीजर में किस तरह का सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है। बिल्कुल, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर्जिकल इंटरवेंशन के पहले ब्रेस्ट इम्प्लांट जो लिया गया, ब्रेस्ट इम्प्लांट का चुनाव पेशेंट कर चुका होता है डॉक्टर के साथ में मिलके। बस्ट साइज़ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कितना वॉल्यूम का इम्प्लांट पेशेंट के अंदर डाला जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें जब तय कर ली जाती हैं उसके बाद जो मेन सर्जरी रहती है वो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर परफॉर्म की जाती है। लगभग ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम लेती है जी। जो इंसिजन मार्क लगाया जाता है यानी कि जो इंसिजन लिया जाता है वो इंफ्रामेमरी फोल्ड के अंदर आमतौर पे लिया जाता है। इंफ्रामेमरी फोल्ड मतलब कि जहाँ पे औरतों का स्तन खत्म होता है और जहाँ से उसकी हैंगिंग चालू होती है यानी कि वो स्किन का फोल्ड जहाँ पे स्तन खत्म होता है जी। यदि हम लोग वहाँ पे इंसिजन लगाएंगे और फिर अंदर जाएंगे तो ऑपरेशन के बाद वो इंसिजन मार्क दिखाई नहीं देगा या वो इंफ्रामेमरी फोल्ड के अंदर पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा जी। तो इंफ्रामेमरी फोल्ड के अंदर इंसिजन लगाया जाता है जो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का हो सकता है। पूरा का पूरा डिसेक्शन करने के बाद इम्प्लांट या तो सब पेक्टोरल प्लेन के अंदर, सब फेशियल प्लेन के अंदर या सब ग्लैंडुलर प्लेन के अंदर पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार इम्प्लांट को प्लेस किया जाता है। इम्प्लांट को ठीक तरीके से प्लेस करने के बाद में वहाँ पे पूरा का पूरा लेयर्ड क्लोजर यानी कि अंदर की तरफ घुलने वाले टाँके और स्किन के ऊपर नहीं घुलने वाले टाँकों को लगा के पूरी की पूरी सर्जरी को संपन्न किया जाता है। जी। तो सर ये जो आपने बताया है कि करीब 2 से 2.5 घंटे का प्रोसीजर होता है तो इसके लिए बट ऑब्वियस है कि एनेस्थीसिया भी देना होता होगा। जो एनेस्थीसिया होता है वो किस तरह का दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया होता है या ओवरऑल एनेस्थीसिया दिया जाता है? जो एनेस्थीसिया यूज करा जाता है वो जनरल एनेस्थीसिया होता है। जनरल एनेस्थीसिया मतलब कि बेहोशी में परफॉर्म करा जाने वाला प्रोसीजर जी। तो ये जो लगभग 2 घंटे का टाइम होता है इस 2 घंटे के अंदर बेहोशी का टाइम शामिल होता है, सर्जरी का टाइम शामिल होता है। सर्जरी के बाद जो पेशेंट की रिकवरी होती है यानी कि पेशेंट बेहोशी से वापस बाहर आता है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर लगभग 2 घंटे का होता है। जो ऑपरेटिव सर्जरी का काम रहता है वो लगभग 1 से 1.25 घंटे के बीच का होता है। यदि हम कंप्लीट पूरा का पूरा टाइम ड्यूरेशन देखें तो लगभग 2 घंटे का टाइम पूरा लगता है। ओके। तो सर अब इसके बाद बात आती है कि ये सर्जरी अगर किसी महिला ने परफॉर्म कराई है और वो चाहती है कि जो उसका स्तन का आकार बढ़ जाए तो ये जो पोस्ट सर्जरी कितना समय लगता है और वो जो सोच के आई होती है महिलाएं कि मुझे इस तरह के या इस आकार के ब्रेस्ट मिल जाएं तो वो कितना अचीव हो पाता है? इसमें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो एक्सपेक्टेशन कोई भी पेशेंट हमारे पास लेके आती है उसके बारे में सर्जरी से पहले पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया जाता है कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो स्तन उभार की सर्जरी के बाद में किस तरीके का रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है। चूंकि हम ये सारी की सारी बातें डिस्कस करके और उसमें डिलीवर होने वाले रिजल्ट के बारे में पहले से ही डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए 100 में से मैं ये कह सकता हूँ कि 95 महिलाएं या फिर 95% औरतों को पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। लेकिन हालांकि इसके अंदर भी एक सबसेट रहता है यानी कि जो बचे हुए 5% पेशेंट्स हैं वो 100% सेटिस्फाइड नहीं भी होते हैं। ओके सर। तो सर अब बात आती है पोस्ट सर्जरी रिकवरी की कि जब सर्जरी हो जाती पेशेंट की तो वो जो महिला है उसको किस तरह
की एडवाइस आप देते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद ऑब्वियस है कि उनको घर जाकर के ही अपनी केयर लेनी है, तो किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स आप थोड़ा बताएं। मैं अपने दर्शकों को मेन डूज एंड डोंट्स जो होते हैं, जो फॉलो करने रहते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन वाले पेशेंट्स को, उसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि उन पेशेंट्स को स्पोर्ट्स ब्रा या सपोर्टिव ब्रा जो होती है पूरे महीने के लिए बराबर पहननी पड़ेगी। 1 महीना खत्म होते होते, या ये कह सकते हैं कि 3 हफ्ते खत्म होने के बाद, ब्रेस्ट मसाज एक्सरसाइजेस जो हम लोग पेशेंट को समझाते हैं वो समझा दी जाती हैं, और कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए जो एक्सरसाइजेस हम लोग बताते हैं वो बिल्कुल फॉलो करनी रहेंगी। सूजन जो होती है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद वो काफ़ी हद तक दिखाई देती है और बॉक्सी अपीयरेंस आता है ब्रेस्ट का, जो कि धीरे धीरे राउंडिंग चालू हो जाती है और लगभग 1 महीने के समय के अंदर ब्रेस्ट एकदम नेचुरल लुक में आ जाते हैं। आखिरी बात ये रहती है कि जो टाका रहता है, यानी कि जो स्टिच लाइन रहती है जो इंफ्रामेमरी फोल्ड में हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर पानी नहीं लगना चाहिए और उसकी क्लीनिंग बिल्कुल बराबर रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। एंटीबायोटिक आपको बिल्कुल बराबर लेनी होती है ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। खाने की एंटीबायोटिक और लगाने वाली एंटीबायोटिक बिल्कुल बराबर तौर पे चलनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को यदि ध्यान रखा जाए तो रिजल्ट्स को पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। जी, तो सर इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आजकल ज़्यादातर वर्किंग वीमेन होती हैं, तो ये जो सर्जरी होती है इसके बाद कितने दिनों में वो वापस अपने काम पर जा सकती हैं? वर्किंग वुमेन के लिए यदि किसी भी तरीके का स्ट्रेनियस वर्क नहीं है या ऑफिस जॉब टाइप का कोई जॉब, यदि महिला फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कम, जिसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कम रहता है या डेस्क जॉब रहता है, वो हफ्ते भर के अंदर चालू किया जा सकता है। जी। यदि कोई महिला किसी स्ट्रेनियस जॉब में है जिसके अंदर वर्किंग फिजिकल रहती है, करना हो कहीं, हाँ, तो उसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बेयर मिनिमम 1 मंथ का अंतराल होना चाहिए। यदि किसी भी तरीके का स्ट्रेनियस वर्क है, एक्सरसाइज करने का काम है या फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो 1 मंथ इज सपोज टू बी एडिक्वेट। जी। तो डॉक्टर साहब इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सर्जरी होती है जिसमें कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन किया जाता है, स्तन को बढ़ाया जाता है, तो ये सर्जरी कितना लंबा लास्ट करती है? जो इसमें सिलिकॉन आप इम्प्लांट करते हैं तो ये कब तक चलता है? जो हम लोगों ने नोटिस करा है कि एक सिलिकॉन इम्प्लांट कितना लास्ट कर सकता है, हमारे प्रायर एक्सपीरियंसेस में हम लोगों ने ये नोटिस करा है कि सिलिकॉन इम्प्लांट आराम से 10 साल या उसके ऊपर तक लास्ट कर सकता है। हालांकि सिलिकॉन इम्प्लांट बनाने वाली कंपनीज जो होती हैं वो पूरे लाइफ टाइम की गारंटी तक देती हैं, बट प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो एक इम्प्लांट 10 साल और 10 साल से ऊपर चल जाता है। ये कहना गलत होगा कि वो पूरा का पूरा लाइफ टाइम लास्ट करता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच सर आज की इन्फॉर्मेशन के लिए। और आज दर्शकों, इसके साथ ही हमारा जो पार्ट 2 है वो समाप्त होता है और ये श्रृंखला का जो 2 ही भाग में हमने इसको रखने का तय किया था। तो इसमें अगर आपके दिमाग में इस ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी को लेकर के कोई प्रश्न हो, कोई डाउट्स हों, तो आप हमारे इनबॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब से हम जब अगली बार मुलाकात करेंगे तो आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर ज़रूर ले पाएंगे और आपको एक वीडियो फॉर्मेट में पुनः हम दे पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।